अगर हम पीछे मुड़कर इतिहास को देखें तो जब से इंसान ने लगभग 3300 BC में सबसे पहली बार लिखना आरंभ किया, तब से आज तक समाज और लेखन इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। और इस गहरे ताल्लुक में हमें ये लगातार दिखाई देता है कि एक तरफ वो विचार हैं जो समानता के विचार हैं, जो भाईचारे के विचार हैं, जो अमन चैन शांति के विचार हैं, और तबकों में बटी जब दुनिया तो दूसरी तरह के विचार जो समानता को इंसान की मानने से इनकार करते थे, जो मर्द औरत की समानता को मानने से इनकार करते थे, जो अमन चैन और शांति के खिलाफ थे, इन दोनों के बीच में लगातार टकराव रहा। और इसने शायद लिटरेचर को, अदब को, साहित्य को लगातार जन्म दिया। और अगर हम गिलगामेश जो पहली महाकाव्य माना जाता है दुनिया में, उसको भी देखें तो वहां भी हमको इन विचारों के टकराव की भूमिका साफ दिखाई देती है, उस लिटरेचर को पैदा करने में जिसे पहला महाकाव्य माना जाता है। ये दोनों धाराएं लगातार एक दूसरे के साथ चलती रही और शायद न सिर्फ अदब की, साहित्य की हिस्ट्री को, उसके इतिहास को हम इन दोनों धाराओं के टकराव की तरह से देख सकते हैं, बल्कि शायद हम समाज के पूरी हिस्ट्री को भी इन दो धाराओं के, इन दो तरह के विचारों के टकराव की तरह से देख सकते हैं। मैं समझता हूं कि आधुनिक दुनिया में, जिसे हम जोड़ते हैं यूरोप में साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन के साथ, उसके साथ ही तीन ऐसी घटनाएं हमें बाद में दिखाई देती हैं जिन्होंने कलम के ऊपर और अदब और लिटरेचर के ऊपर बेहद गहरा असर डाला। पहली घटना है दास कैपिटल का, और फिर उसके बाद कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का लिखा जाना। इस घटना ने विचारों के संबंधों को जो समाज के साथ थे उनको बिल्कुल बदल कर दिया। साथ ही हमें दिखाई देता है कि इन विचारों से, जो एडम स्मिथ के विचारों से बिल्कुल अलग थे, उनकी आधार के ऊपर हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन दिखाई देता है, फ्रांस की क्रांति दिखाई देती है, जहां पहली बार इंसान बहुत ही क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में, अगर मैं इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल, ठोस फॉर्म दिखाई देता है कि तीन चीजों के ऊपर इंसानों की भागीदारी का आह्वान किया, जिसमें फ्रैटर्निटी, फ्रीडम और समानता शामिल। लेकिन लगातार स्पार्टकस के रेवोल्यूशन से लेकर के फ्रेंच रेवोल्यूशन तक हमें यह दिखाई देता है कि ये ख्वाब इंसानियत पूरा नहीं कर पा रही थी कि एक समान, ऐसा समाज बना सके जिस समाज के अंदर औरत को, मर्द को बराबरी मिल जाए, जिस समाज के अंदर हर एक के हाथ को नौकरी मिल जाए, जिसमें हर इंसान के सर पर छत हो, जिसमें सब इंसान बराबर माने जाए। और तब तीसरी बड़ी घटना
इंसान के इतिहास में होती, और वो सोवियत रेवोल्यूशन। सोवियत रेवोल्यूशन के बाद जो लिटरेचर लिखा गया दुनिया भर में, उसमें समानता के विचार, भाईचारे के विचार, और पहली बार शायद इतने बड़े पैमाने पर मीरू मीर, जिसका मतलब था सारी धरती के लिए अमन, सारी धरती के लिए चैन, इतने बड़े पैमाने पर इंसान ने कभी नहीं सुना इस नारे। दूसरी जंग खत्म होती है और दूसरी जंग के बाद सोवियत यूनियन की वजह से, सोवियत यूनियन के प्रेशर की वजह से बहुत सारी यूनाइटेड नेशंस में संधियां पास की जाती हैं, एक के बाद एक के बाद एक। और वो सारी चीजें जो हमने मार्क्सिज्म से सीखी थी, जिनकी जड़ में कैपिटल, दास कैपिटल की बात कर रहा हूं और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूं, जो हमें बार बार पढ़नी चाहिए। दास कैपिटल जाहिर है बहुत मुश्किल किताब है, लेकिन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हमें बार बार पढ़नी चाहिए। वो सारी संधियां जो हमें दिखाई देती हैं आज, वो सारी संधियां इन विचारों के टकराव का जो निचोड़ कम्युनिस्ट और मार्क्सिस्ट से निकाला था, उनके आधार पर। और न सिर्फ ये कि उन संधियों के पीछे मार्क्सिस्ट समझ थी, लेकिन आम जनता का प्रेशर भी था, जहां मार्क्सिस्ट विचारधारा पहुंच गई। और इसके पहुंचाने का काम लगातार हमारे आर्टिस्ट के, लेखकों के, गाना लिखने वालों के, म्यूजिक डायरेक्टर्स के और बाद में फिल्म मेकर्स के हाथ में था। और इसलिए बहुत जरूरी है इस बात को याद रखना कि जब हम लेखक हैं तो जिस बात को राजेश जोशी जी बार बार दोहराते रहे हैं, वो यहां होते तो बहुत अच्छा होता। आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि शब्द की अपनी एक जिम्मेदारी होती और वो जिम्मेदारी कलम से पूरी होती है। तो दुनिया भर के लेखकों ने लगातार इन विचारों को जो संघर्ष के मैदान में थे वहां उतर कर लोगों तक पहुंचाया। अगर ये विचार न होते, मैं इसको दूसरी तरह से कहता हूं आपके सामने, कि जाहिर है कि एक ऐसा समाज जिसके अंदर इंसान बेचे और खरीदे जा रहे हैं, एक ऐसा समाज जहां पर गुलाम व्यवस्था हो, वहां जाहिर है कि मेजॉरिटी इस बात में यकीन रखती थी कि यही सही तरीका है जिंदगी गुजारने का, यही सही तरीका है समाज को गठित रखने का। अगर ऐसा नहीं होता तो वो समाज एग्जिस्ट नहीं कर सकता था, वो रह ही नहीं सकता। अगर राजाओं के दौर को और नवाबों के दौर को हम अपने यहां देखें तो हमारे यहां ज्यादातर अवाम कन्विंस थे, उनको ये यकीन था कि ऐसा ही समाज होना चाहिए, तभी वो समाज इतने जमाने तक चलता है। विचारों का संघर्ष तब भी था, लेखक तब भी बहुत सारे ऐसे थे जो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर व्यापक समाज की समझ अलग थी। पर सोवियत यूनियन के बाद एक बड़ा बदलाव जो लेखन में आया, उसमें किसी की हिम्मत नहीं थी ये कहने की कि समाज में इंसान इंसान बराबरी नहीं होनी चाहिए। वो लोग जो यकीन नहीं रखते थे बराबरी में, उनकी भी ये हिम्मत नहीं थी कि वो ये कहते कि हम ऐसा समाज का ख्वाब देखते हैं जिसमें इंसान इंसान बराबर ना हो।
अगर आप याद करें, एनिमल फॉर्म एक किताब है, शायद आप में से ज्यादातर लोगों ने पढ़ी होगी। उस किताब में बड़ा क्रिटिसिज्म है एक ऐसे समाज का जिस समाज को बराबरी का समाज कहकर बनाया गया है। पर उसे भी जरा गौर से देखिए, वो किताब बराबरी के खिलाफ नहीं, वो किताब उस ढांचे के खिलाफ है जिससे उसे बड़ी नफरत है। और शायद वो सोवियत यूनियन को कह रहा है लेखक, और उसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ही हमारी तरफ से यही है कि वो लेखक सोवियत यूनियन के समाज को ऐसा समाज बता रहा है जहां कुछ लोग दूसरे लोगों से ज्यादा बराबर हैं। वो उनका जुमला भी बहुत मशहूर हुआ है और बड़ी तरह तरह से यूज किया, लेकिन वो बराबरी को चैलेंज नहीं कर पाए कि ऐसा समाज बनाया जाए कि जिसमें बराबरी होनी ही नहीं चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि उस समाज में भी बराबरी नहीं, ये क्रिटिसिज्म। तो मेरा मानना यह है कि जब ये ख्यालात हमारे देश में पहुंचते हैं, मैं एक माफी मांग लेता हूं कि मुझे हिंदी लिटरेचर के बारे में यहाँ बहुत सारे दिग्गज मौजूद हैं, बहुत कम पता है, और उनके सामने कुछ भी हिंदी लिटरेचर के बारे में जबान खोलना मेरे लिए बहुत गलत होता। मैं ज्यादातर उर्दू लिटरेचर से ही एग्जाम्पल्स ले पाऊंगा। हमारे देश के अंदर भी शुरुआत में जब ये ख्याल आते हैं तो उर्दू में हमें दिखाई देता है, बड़ा शायर है और बड़ा नाम है इकबाल का, उनके यहां भी हमको कहीं कहीं दिखाई देना शुरू हो जाता है बराबरी, इंसान बराबरी की बात करना। बहुत कंफ्यूज शायर है मेरे हिसाब से, मेरे बहुत सारे साथी जो हैं बहुत खफा हो जाएंगे इस बात को लेकर के, लेकिन वो भी मार्क्स को, उनको उनकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि वो रसूल का दर्जा, यानी भगवान के दूत का दर्जा रखते हैं जिनके ऊपर भगवान ने किताब नहीं उतारी। हाली हो, शिबली हो, ये लोग जमीन तैयार कर रहे हैं इंसान बराबरी समाज। ये ख्यालात धीरे धीरे कम से कम उर्दू लिटरेचर के अंदर बड़ी तीव्रता के साथ आना शुरू होता है। परेशानी यह है कि आजादी की लड़ाई जो लड़ी जा रही है वो दो तरफा लड़ाई है। एक तरफ इंपीरियलिज्म है जिसके खिलाफ हम खड़े हैं, और दूसरी तरफ हमारे अपने समाज की गंदगी और खिलाफत और भयानक दमन जिसके खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ा। और यही हमको दिखाई देता है कि तीन तरह के लेखक उर्दू के अंदर कम से कम मौजूद हैं, मैं समझता हूं हिंदी के अंदर भी जरूर मौजूद। एक वो हैं जो आने वाले खूबसूरत भविष्य की कल्पना कर रहे हैं, और ऐसे भविष्य की कल्पना कर रहे हैं जिसमें इंसान बराबर होगा। और मैं वो सारी जिनको हम आज ह्यूमन राइट्स कहते हैं, उन सब ह्यूमन राइट्स की कल्पना कर रहे हैं। दूसरे वो हैं जो कंफ्यूज, जो पुराने जमाने का मरसिया भी लिख रहे हैं, उसकी हाय हाय भी कर रहे हैं, और कहीं कहीं वो आने वाले वक्तों को उन ख्वाबों की नजर से भी देख रहे हैं जो ख्वाब हम प्रोग्रेसिव ख्वाब कहते हैं। और तीसरी तरफ वो लोग खड़े हैं जो इनसे तरह तरह से टकराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम उस वक्त प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन और इत्ता के लोगों को देखें तो हमें एक पूरी आकाश गंगा दिखाई देती है उन लोगों की जो इंपीरियलिज्म के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन अपने समाज को भी उतनी ही
दृढ़ता के साथ क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि यह समाज बराबर समाज नहीं है। जब प्रेमचंद ठाकुर बकुआ लिख रहे हैं और गोदान लिख रहे हैं और कहानियां आप पूरी उनकी देखें, तो उसमें वही विचार हमको लगातार दिखाई देते हैं जिन विचारों की मैं बात कर रहा हूं, और उनका आधार मार्क्सिज्म है, डायलेक्टिक्स है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है। और प्रेमचंद से शुरू करते हुए अगर हम आए तो अस्मत चुगताई हो, सादत हसन मंटो हो, राजेंद्र सिंह बेदी हो, कृष्णचंद्र हो। हम वहशी एक किताब उठा करके आप देखें जो बंटवारे के ऊपर है, जिसका एपरेंटली ये लगता है कि कोई लेना देना मार्क्सिज्म के साथ नहीं, पर उन सबका आधार बराबरी, समानता, प्रभुत्ता और समाज में बदलाव लाने की कोशिश लगातार हमें दिखाई दी। अस्मत चुगताई की टेढ़ी लकीर देख लें आप एक अकेली शायद किताब उठा करके, तो वहां आपको ये बात साफ हो जाएगी कि वो औरत मर्द की बराबरी को किस नजर से देख रही है और उसमें बदलाव लाने की क्या कोशिश है। उस वक्त का समाज जो है वो इन चीजों को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं था। उसके बावजूद ये लोग अपने कलम को इस्तेमाल कर रहे थे लोगों की विचारधारा बदलने के। आप राइटर्स के को तो जाहिर है कि हमें दिखाई देता है कि बहुत बड़ी गैलेक्सी है, लेकिन हमारे यहाँ कवियों की बहुत बड़ी गैलेक्सी है। साहिर लुधियानवी हो, मेरे ख्याल में अकेला शायर है, और मैं साहिर का इसलिए भी मद्दाह हूं कि उसका एक भी शेर ऐसा नहीं है जो पुराने वक्तों की स्तुति में लिखा गया हो, उसको प्रेस करके। उसको पुराने वक्तों से इतनी ज्यादा नफरत है, उस ढांचे से इतनी ज्यादा नफरत है। ये विचार कहां से आए? एक्सपीरियंस से और उसके साथ मार्क्सिज्म की समझ से। वो लिख रहा है जागीर एक नज्म, जिसमें अभी जो दिल का दर्द किसानों को बताया, उसको किस नजर से वो देखता है और कितनी सख्त जबान इस्तेमाल करता है। जब कैफी आजमी लिख रहे हैं उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, या मजाज लिख रहे हैं कि तू तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से परचम बना लेती तो अच्छा था। ये विचार अपना उस देश में आ रहे हैं जिस देश में कभी ये भी लिखा गया था कि औरत ताड़न की अधिकारी। हमें याद रखना चाहिए, ये है शब्द की जिम्मेदारी, ये है कलम की जिम्मेदारी जो हमारे पूर्वज निभा रहे। और मैं समझता हूं कि वो बहुत सख्त वक्त से गुजरे थे। एक कलेक्शन है किताबों का जो जब्त शुदा नज़मों के नाम से लिखा गया है, उसमें 100 नज़में ऐसी हैं जो बैन की है। मैं अक्सर सोचता हूं कि वो फैज की नज़्म जो आप सब जानते हैं, हम देखेंगे के नाम से, उसका असल में टाइटल है यक्का वजरब्बिक, जो अरबिक का टाइटल है जो किसी को याद नहीं रहता। वो मशहूर है, हम देखेंगे। और इस बात को मैं बहुत बार कई मंचों से कह चुका हूं, आपके सामने एक बार फिर दोहरा रहा हूं। वो नज्म ज़िया के जमाने में लिखी जाती है,
पाकिस्तान में उन विचारों के टकराव में, जिन विचारों के टकराव की मैं बात कर रहा हूं, जाहिर है कि रिएक्शनरी विचार जीत जाते हैं, पॉलिटिक्स में जीत जाते हैं। और तब फैज साहब ये नज्म लिखते हैं, वहां पर निजाम मुस्तफा है, यानी मोहम्मद साहब का निजाम के नाम से जो कुछ किया जा रहा है, और वहां पर फैज अहमद फैज एक कुरान की आयत है जो कयामत के दिन के बारे में बात करती है। अरबिक जानने वाले ये कहते हैं कि वो कुरान की सबसे खूबसूरत आयतों में से एक आयत, उसमें डिस्क्रिप्शन जो है, इमेजरी जो है, वो बहुत खूबसूरत है। फैज साहब वहां से इमेजरी लेते हैं और ये नज्म लिखते हैं। ये नज्म इकबाल बानो उनकी बर्थडे के ऊपर, जन्मदिन के ऊपर एक फंक्शन में गाती। फैज साहब पाकिस्तान में नहीं, वहां पर मुसलमान औरतों को साड़ी पहनने का अधिकार छीन लिया गया और हमारी हीरोइन गायिका काली साड़ी पहन के आ गई। उस दमनकारी ढांचे में वो फैज साहब की ये नज्म गाती। और अगर आप इंटरनेट पे जाएं तो आपको ये पता लग जाएगा कि उसके बीच में किस तरह से तालियां बजती हैं, और ये भी पता लग जाएगा कि उसके बीच में किस तरह से इनकलाब से दबा के मारे। इंटरनेट पे रिकॉर्डिंग मौजूद है। फैज साहब के दामाद उसे रिकॉर्ड करते हैं। जैसे ही खत्म होता है वो रिकॉर्डर लेके घर जाते हैं और उसकी कुछ कॉपीज बना करके बाहर स्मगल कर देते हैं। 15 दिन के अंदर लगभग उस प्रोग्राम के बाद उस कैसेट की कॉपीज कम से कम अलीगढ़ तक तो जरूर पहुंच गई। ये अद्भुत बात है और एक ऐसे समाज में अद्भुत बात है जहां पर एक बेहद दमनकारी ढांचा, जिसका आधार ही धर्म है, वो ऑपरेट कर रहा है, और वहां ये नज्म पढ़ी जाती है और जो सुनने वाले, उनमें से ज्यादातर लोग अगले दिन अरेस्ट कर लिए जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी। यानी इसको दूसरे अल्फाज में कहें तो हम कह सकते हैं कि फैज का लिखना इनकलाबी था, फैज को छापना इनकलाबी था, फैज का गाया जाना इनकलाबी था, और फैज को सुनना भी था। वही नज्म बॉर्डर क्रॉस करती है और 30-40 साल बाद सीए मूवमेंट में फिर से जिंदा हो जाती है, और कुछ इस तरह से जिंदा होती है कि वो सिर्फ हिंदुस्तान के बॉर्डर्स नहीं बल्कि दुनिया की ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में खाई जाती है। यानी साउथ अफ्रीका से लेकर के, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से लेकर के, जापान की यूनिवर्सिटी से लेकर के सब जगह वो पाई जाती है। इसमें जब मैंने गिना था तो लगभग 130-32 शब्द हैं। 130-32 शब्द से सरकारें कांप जाती हैं। ये है कलम की ताकत। और सिर्फ फैज साहब ही क्यों, आप सबको याद होगी वो नज्म, चाहे मेमोलियर का आपको नाम याद ना हो, कि जब वो आए सबसे पहले कम्युनिस्ट के लिए तो मैं नहीं बोला। आज तक हम बार बार दोहराते, उसमें और भी कम शब्द। ये है कलम की ताकत। और इसलिए हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी,
हम जब कलम उठा रहे हैं तो वो बेहद जिम्मेदारी के साथ उठाए। अक्सर ऐसा होता है कि फैशिस्ट फोर्सेस बहुत अच्छी तरह से ये जानती हैं कि 132 शब्द शायद उनका तख्ता पलटने के लिए काफी ना हो, लेकिन तख्ता पलटने का आधार बनाने के लिए जरूर काफी हो सकते हैं। जिस बात को फैज साहब अपनी एक और नज्म में कहते हैं, आप में से किसी को शायद याद हो, गर मुझे इसका यकीन हो मेरे हमदम मेरे दोस्त, तेरे चेहरे की उदासी तेरे सीने की जलन, मेरी दिलजोई मेरे प्यार से मुरझाए। उसमें फैज अहमद का बहुत क्लियरली इस बात को हमारे सामने रखे हैं कि मैं सिर्फ लेखक हूं, रेवोल्यूशन लाना, इनकलाब लाना तुम्हारा काम है, और ये सब्बात मसीहा मेरे कब्जे में नहीं, दो जहां के किसी नीरू के कब्जे में नहीं, हाँ मगर तेरे सिवा तेरे सिवा तेरे सिवा। तो हमारी जिम्मेदारी जो वर्किंग क्लास की तरफ, वो बहुत अहम जिम्मेदारी है। समाज में बदलाव के लिए हमारी जिम्मेदारी बहुत अहम जिम्मेदारी है, और हम एक बार फिर ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर में फैशिज्म का पंजा हमारे समाज को बुरी तरह से जकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शायद हमसे भी गलतियां हुई, शायद हम भी इस मुल्क के मेहनत कश अवाम से कहीं ना कहीं कटे, शायद हमारे लिटरेचर में भी वो जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभाई जो निभाई जानी चाहिए थी। इसलिए आज मुल्क उन हालात से गुजर रहा है जिनकी हमने 70, 80 और 90 के शुरू में भी कल्पना नहीं की। इस दमन के खिलाफ हमें अपने कलम की धार को तेज करना पड़ेगा। दोस्तों, जाहिर है कि हम पुरानी बुर्जुआ कैपिटलिस्ट की सरकारों के खिलाफ लगातार संघर्ष करते, हमें उनकी कमियां पता थी और हमने उनकी कमियों के ऊपर हमेशा उंगली उठाई, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है जिसके ऊपर मेरे ख्याल में अगले सत्रों में मेरे सारे साथी अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। क्योंकि अगर हम अपनी कमियों पे नजर नहीं डालेंगे तो शायद आगे का रास्ता भी साफ नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं हमारे कलम से चूक हुई है कि आज एक नौजवान आरएसएस की आइडियोलॉजी से कहीं ज्यादा प्रभावित दिखाई देता है। वो सड़क के ऊपर बनस्बत प्रोग्रेसिव विचारधारा है। मुझे जो एक बहुत बड़ी कमी अपने अंदर दिखाई देती है और अपने जैसे कई दोस्तों के अंदर दिखाई देती है, वो यही है कि हमने शब्दों की जिम्मेदारी नहीं निभाई। शब्दों की जिम्मेदारी दो तरह की होती है, एक शब्द की खूबसूरती, जिस तरह से वो इस्तेमाल किया जा रहा है वो, और दूसरी विचार की खूबसूरती। विचार की शायद खूबसूरती कोई कमी नहीं आई, लेकिन जिस तरह से हमने खास तौर से हिंदी भाषी इलाके में उर्दू और हिंदी जबान के झगड़े को और उसके साथ साथ इन जबानों को आम लोगों से काटने का काम किया है, उससे बेहद नुकसान पहुंचा है। मैं समझता हूं कम से कम उर्दू में और जितना थोड़ा बहुत हिंदी में मैंने पढ़ा है, उससे मुझे ये लगता है कि इस बहस के दौरान हमें अपनी बोलियों की तरफ लौट के जाना चाहिए था, बजाय मुश्किल से मुश्किल अल्फाज फारसी और संस्कृत में। हमें हमारी नजरें उस आम आदमी, उस आम शहरी
और उस आम बोली बोलने वालों की से हट गई पूरी तरह से, और हमने कहीं जबान को इतना मुश्किल बना दिया। शायद उसके पीछे हमारी कॉलोनियल ज़हनियत, हम ये बताना चाहते थे कि हम कितने बड़े दिग्गज हैं, तुम हमारी बात नहीं समझ पा रहे हो तो तुम जाहिल। जो अंग्रेजों ने किया वो हमारे कई लेखकों ने, क्योंकि उन्होंने कहा कि अंग्रेजी जिसे नहीं आती वो जाहिल है। हमने भी अपने पाठकों के साथ यही किया, और हमने से बहुतों ने यही किया। हमने ये नहीं देखा कि बिहार के एक बोलने वाले ने कितनी खूबसूरती से अंग्रेजी का शब्द उठाया और उसको अपना लिया। बिहार में बहुत आराम से लोग ये कहते हैं कि जी जरूर आप जाइएगा तो पुनियाई लीजिएगा। हमने इसका मजाक किया। हमने कहा कि तुम जाहिल, तुमसे ना अंग्रेजी आती है और ना ठीक से हिंदी या उर्दू आती है। हमें वहां मिट्टी की खुशबू की तरफ वापस लौटना, हमें दूसरी जबानों से शब्द लेने थे और उन्हें अपना बनाना था। जिस तरह वो एक गरीब आदमी बना रहा है, उसे कोई शर्म नहीं आती। जस्ट अभी आ रहे हैं कहने में, उसे कोई शर्म नहीं आती, उसे कोई शर्म नहीं आती। आप क्यों नरभसाए रहे ये कहने। हमारे पास खजाना था पुराना और वो नया खजाना बना रहा, और हमारे बहुत सारे लेखक खासतौर से आरएसएस के दबाव में ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि आम आदमी कितना जाहिल है, मेरी नज्म नहीं समझता तो ये उसकी कमी, मेरे विचार तक पुस्तक नहीं पहुंच पा रहे तो उसकी कमी। दोस्तों, इस वक्त हमारी जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है कि बहुत शार्प, बहुत तेज धार और चौतरफा हमला है आपके और हमारे कलम के ऊपर। हमारे पास नौजवान नहीं आ रहा तो हमें कहीं ना कहीं अपने अंदर झांकना होगा। हम नौजवान को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हमें ये सोचना होगा कि क्या वजह है कि आज का नौजवान हमारे करीब नहीं आ रहा, हमारे संगठनों में शामिल नहीं हो रहा, लिख तो रहा है। हमें ये भी सोचना होगा कि क्या हम जमाने के साथ चलते हैं, क्या हमने न्यू मीडिया, सोशल मीडिया में किस तरह से इंटरवेंशन करना है सीखने की कोशिश की। हमारी लड़ाई विचारों की, हम कलम के सिपाही, और हमें हर वो मीडियम इस्तेमाल करना चाहिए जिस मीडियम से इन विचारों को, जिनमें हम यकीन रखते हैं, वो लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से आए हुए यहां पर जितने साथी मौजूद हैं, उनके पास न सिर्फ ये कि अदब का, साहित्य का खजाना मौजूद है, बल्कि वो विचार मौजूद है जिनका जीतना हमारी जिंदगी में हो ना हो, कभी ना कभी इंसान उस तरह के समाज को बनाएगा और हमारे विचारों की जीत होगी। ये हमने से इसलिए मैदान में खड़ा रहना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि आज जीत हो जाए या कल जीत हो जाए। और मैं इसके लिए बार बार भगत सिंह और उनके साथियों की मिसाल देता हूं। उन्हें ये यकीन नहीं था तो फांसी चढ़ेंगे और अगले दिन इंसान आजाद हो जाएगा।
बहुत साल लग गए, पर उनका होना, उनका फांसी पे चढ़ना वो उस वक्त जरूरी था, उस इनकलाब के नारे को देश भर में पहुंचाने के लिए। इसलिए आपका कलम और मेरा कलम और यहां बैठे हुए हर शख्स जो कलम का सिपाही है, उसके कलम की जिम्मेदारी ये है कि हम उस बात को न सिर्फ ये कि जिंदा रखें, बल्कि नई नस्लों तक पहुंचाते रहें और नई नस्लों तक पहुंचाने के नए नए तरीके निकालें। हमें ये जिम्मेदारी समझना चाहिए कि आने वाले वक्तों में हम अपने से बेहतर लिखने वाले और अपने से बेहतर कलम के सिपाही तैयार कर सकें। इस जिम्मेदारी से भी बच नहीं सकते, ये हमारी ही जिम्मेदारी। इसलिए नौजवानों को यहाँ पर लाना, महिलाओं की शिरकत होना बहुत जरूरी है। मैं अक्सर मना कर देता हूं मंचों पे जाने से जहां महिलाएं मंच पे ना हो। हमें कभी न कभी ये शुरुआत करनी पड़ेगी, हमें ये कहना पड़ेगा कि हम रेवोल्यूशनरी नहीं है, हम इनकलाबी नहीं है, तब तक जब तक इस हॉल के अंदर कम से कम आधी महिलाएं ना बैठी। और जब तक हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक हम ये भी नहीं कह सकते कि हम इंसान बराबरी और मर्द औरत की बराबरी में पूरी तरह से यकीन करते। दोस्तों, यहां से जो मैसेज आएगा उसके लिए जाहिर है कि मैं आपको मुबारकबाद भी देना चाहता हूं और ये भी बताना चाहता हूं कि वो देश के कोने कोने में पहुंचेगा। ये देश आज तक डेमोक्रेटिक, सेक्युलर इसलिए रहा है कि हमारे जैसे सिपाही खड़े, वरना ये देश कब का पाकिस्तान बन चुका होगा। मैं इसके लिए हर उस शख्स को और अपने सारे पूर्वजों को मुबारकबाद देता हूं कि इस पूरे खित्ते में एक ऐसा देश बनाए रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है जहां डेमोक्रेसी इतने दिन तक सर्वाइव करती है। हमें अपने आसपास के देशों में नजर डालें तो कहीं भी नहीं दिखाई देता कि डेमोक्रेसी इतने लंबे अरसे तक चलती है, लेकिन आज हमारे ऊपर और आपके ऊपर बहुत बड़ा हमला है, खास तौर से वहां जिस प्रदेश में आप बैठे। और इसलिए जो ये कन्वेंशन है जनवादी लेखक संघ का, वो मेरे लिए और आपके लिए और इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए बहुत अहमियत रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया।